पार्षदों का जो खेल हुआ, देखिए शहर की सरकार हम जिसको कहते हैं नगर परिषद में गणेश राज बंसल के नेतृत्व में ये चुनाव लड़ा गया अभी 2023 का। उसमें एक चीज़ बड़ी देखने को मिली कि सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों के बीच जो एक लंबी दूरी होती है, वो दूरी फिलहाल तो यही लग रहा है कि वहाँ अभिषेक मटोरिया काफ़ी मजबूत माने जा रहे हैं। बात करें तो मजबूती दिख रही है विनोद गोठवाल की। लेकिन एक बात मैंने अभी बिल्कुल गोपाल जी, अब जो है पीलीभींगा विधानसभा की बात कर लेते हैं। पीलीभींगा विधानसभा में जो है सीधी टक्कर है, क्या कहेंगे? कहीं ना कहीं लगता है गुलाम सिंवर के पक्ष में जाता हुआ दिख रहा है। शाह पिनी चूँकि 5 साल वो विधायक रहे तो कहीं ना कहीं खामी भी रही होगी, कुछ विरोध भी था तो उसका भी उन्हें सामना करना पड़ा। कई जो ट्रेंड बदला है राजनीति में उसका भी उन्हें खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। आप देख रहे हैं हिंदी न्यूज चैनल पब्लिक प्लस राजस्थान। यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और पेज को फॉलो जरूर करें। अपने क्षेत्र की ताज़ा व सटीक खबरों को देखने के लिए हमेशा जुड़े रहे पब्लिक प्लस राजस्थान। नमस्कार, आप देख रहे हैं पब्लिक प्लस राजस्थान। एक बार फिर से हमारे चैनल में आपका स्वागत है। मेरे साथ हैं हनुमानगढ़ के वरिष्ठ पत्रकार गोपाल झा। विधानसभा चुनाव की जो पोलिंग है वो समाप्त हो चुकी है और अब जो है लोग बड़ी बेसब्री से जो है रिजल्ट का इंतज़ार कर रहे हैं। लेकिन क्या रिजल्ट के नतीजे होंगे, वोट प्रतिशत क्या रहा, ये सब जानने के लिए मेरे साथ हैं गोपाल जी। गोपाल जी, स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद बलजीत जी। सर बताएं, जो आपने जो पूरा विधानसभा चुनाव है, सभी जो हनुमानगढ़ 5 विधानसभा सीटों के जो चुनाव आपने देखे और क्या महसूस करते हैं, क्या रहा इस बार? देखिए, जो उम्मीद थी उस तरह से मतदान नहीं हुआ। हम लोग को उम्मीद थी कि वास्तव में जो मतदान का प्रतिशत है वो बढ़ेगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अगर हम नौहर को छोड़ दें तो बाकी 4 सीटों पर जो मतदान का जो एक लेवल रहा है, प्रतिशत जो है बहुत ही हम कैसे निराशाजनक है ये। तो अगर उत्साहजनक तरीके से लोग मतदान करने आते तो निश्चित रूप से परिणाम कुछ और होता। लेकिन जब पोलिंग के प्रति उदासीन है जनता, जब मतदान नहीं करना चाहती है, तो ये मुझे लगता है कि जब राजनीतिक दल के जो प्रत्याशी हैं, राजनीतिक दल के जो आका हैं, इन सब को सोचना चाहिए कि आखिर कहाँ कमी रह गई कि लोग वोट करने से कतराने लगे हैं। तो ये हम सब के लिए चिंता का विषय है और हमें लगता है कि स्वस्थ लोकतंत्र के लिए अच्छी बात नहीं है। हम सबको बढ़ चढ़ कर वोट करना चाहिए था, जो इस बार देखने को नहीं मिला। जी, तो गोपाल जी, वैसे तो हनुमानगढ़ जो है पूरे राजस्थान में लगभग तीसरे नंबर पे रही है, लेकिन हनुमानगढ़ की बात करें तो हनुमानगढ़ में 2013 और 2018 के अनुसार तो वोट प्रतिशत कम रही। बिल्कुल, देखिए 2013 में अगर पूरे हनुमानगढ़, सिर्फ हनुमानगढ़ सीट की बात करें तो यहाँ पर 85.21% वोट पड़े थे, यानी पोलिंग का जो स्तर था बहुत अच्छा था। और इस बार 2023 में 10 साल के बाद देखिए तो 80% वोट पड़ रहे हैं, यानी 5% वोटों में गिरावट आई है। तो ये हम सब के लिए, मैं बार बार ये कह रहा हूँ कि हम सब के लिए चिंता का विषय है। और ख़ास तौर पे जो राजनीतिक दल के जो जनप्रतिनिधि हैं यहाँ पर, जो अलग अलग प्रतिनिधि हैं, चाहे वो किसी पार्टी के हों, भाजपा, कांग्रेस, माकपा, भाकपा, जो भी अलग अलग पार्टियाँ हैं, सब के लिए चिंता का विषय है, आत्मंथन का विषय है कि वो मतदाताओं को पोलिंग बूथ तक लाने में नाकामयाब क्यों हो रहे हैं, है ना। तो ये सरकार के लिए भी सोचने का विषय है और हम सब के लिए। बिल्कुल। यदि पोलिंग मतदान प्रतिशत जो कम होता है तो नुकसान किसे देखा जाता है? फिर देखिए, जब एक चीज़ है कि जब आमतौर पर एक धारणा है हम सबकी, जो राजनीतिक जब हम विश्लेषण करते हैं हम लोग, तो यहाँ पर एक होता है कि जब मतदाता किसी सरकार से नाखुश होती है तो उसके दिमाग में ये रहता है कि यार किसी तरह से 5 साल बीत जाए, इस सरकार को हमें बदलना है ना। ये पहला फैक्टर होता है। जब आप किसी जनप्रतिनिधि से बहुत ज़्यादा नाराज़ हो जाते हैं, खफा हो जाते हैं, तो आपको लगता है यार ये वास्तव में ये आदमी अब इस पद पे रहने लायक नहीं है, तो जल्दी से चुनाव और इसको हम हटा दें। लेकिन ये जो चुनाव है, जब वोटों की जो परसेंटेज कम होता है, पोलिंग कम होती है, तब ये उल्टा असर होता है। इसका मतलब ये होता है कि लोग सरकार से खुश हैं, तो चलो कोई नहीं यार, सरकार बढ़िया, अपन वोट नहीं, ठीक है, बढ़िया है, चलो। एक फैक्टर ये होता है। दूसरा होता है कि मैं इसको दूसरे तरीके से भी देखता हूँ, उसमें ये होता है कि यार सरकार ने अच्छा काम किया, बुरा काम किया, जैसा भी है, कुछ होना जोना तो है नहीं, ना जनप्रतिनिधि हमारे अच्छे हैं, ना हमारी सरकार अच्छी है, तो ये भी हो सकता है।
तो कई बार क्या होता है, जो विश्लेषक होते हैं एक पक्ष को देखते हैं कि नहीं सरकार के खिलाफ मामला जा रहा है, सरकार के पक्ष में जा रहा है। मैं कहता हूँ दोनों स्थिति हो सकती है ना। या तो सरकार के प्रति नाराजगी भी हो सकती है, या सरकार के प्रति समर्थन का अभाव है, वो भी वोटों के परसेंटेज में कमी लाने के लिए होता है। लेकिन हनुमानगढ़ की जहाँ तक हम बात करते हैं तो हमें लगता है कि जिस तरह से प्रारंभिक सूचना मिल रही थी उसमें ये लगा कि यहाँ के लोग, खास तौर पे जो आम मतदाता है, चाहे वो ग्रामीण मतदाता है चाहे वो शहरी क्षेत्र में, खास तौर पर अगर हम बात करें तो जो कच्ची बस्तियों के जो हमारे मतदाता हैं वो लोग सरकार से नाराज़ नहीं दिख रहे थे। इस तरह की रिपोर्ट सामने आ रही है और सिर्फ हनुमानगढ़ ही, पूरे राजस्थान की स्थिति है। तो देखिए, साइलेंट वोटर सबको प्रभावित, चुनाव परिणाम को प्रभावित करता है। आमतौर पर क्या होता है कि जो कार्यकर्ता है, इस चुनाव में भी यही हमने देखा, जो वर्कर है, चले वो भले वो बीजेपी के वर्कर हों, भले वो गणेश राज बंसल के वर्कर हों, बहुत उत्साहित थे। उत्साह ऐसे में लगता है कि जो परिणाम आएगा बड़ा सनसनीखेज हो सकता है, अप्रत्याशित हो सकता है। गोपाल जी, अब बात कर लेते हैं हनुमानगढ़ विधानसभा की। हनुमानगढ़ विधानसभा में शुरू से जो है त्रिकोणीय मुकाबला देखा जा रहा था, जहां सभापति गणेश राज बंसल निर्दलीय के रूप में जिनकी काफ़ी अच्छी हवा देखी जा रही थी। अब आप क्या मानते हैं, वोट डलने के बाद क्या मानते हैं? देखिए, हम शुरू से एक बात कहते आ रहे हैं कि तिकोना संघर्ष है, और तिकोना संघर्ष जब होता है तो वहाँ पर आकलन करना बड़ा मुश्किल होता है। और तीनों ही उम्मीदवार, जैसा आपने खुद कहा अभी कि भाजपा, कांग्रेस और निर्दलीय उम्मीदवार, तीनों उम्मीदवार मजबूत स्थिति में नज़र आते हैं। कांग्रेस का जो वोट बैंक है, मजबूत वोट बैंक है, वो बहुत ज़्यादा इधर-उधर नहीं होता है। हाँ, कांग्रेस को कमज़ोरी कहाँ पे है कि जहाँ पे जो पहले हम लोग बात कर चुके हैं कि जो कांग्रेस प्रत्याशी के जो सिपह सालार थे वो डाइवर्ट हो गए गणेश जी के साथ, गणेश राज बंसल के साथ, तो वो फ़ायदा गणेश जी को पहुंचा रहे थे। भाजपा का अपना वोट बैंक है, भाजपा की जो अंदरूनी लड़ाई थी वो थम गई थी, तो वो भी अपने एकजुट होकर चुनाव लड़ रहे थे, यानी कुल मिला के मजबूत स्थिति में। निर्दलीय गणेश राज बंसल जो चेयरमैन है, और पार्षदों का जो खेल हुआ, देखिए शहर की सरकार हम जिसको कहते हैं नगर परिषद में गणेश राज बंसल के नेतृत्व में ये चुनाव लड़ा गया अभी 2023 का। उसमें एक चीज़ बड़ी देखने को मिली कि सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों के बीच जो एक लंबी दूरी होती है वो दूरी खत्म हो गई। फिर देखिए, जिस गणेश राज बंसल के खिलाफ, क्योंकि गणेश राज बंसल तो कांग्रेस प्रत्याशी थे चेयरमैन के चुनाव में, पार्षद के चुनाव में, तो जो बीजेपी का प्रत्याशी है वो उनके समर्थन में आ जाता है अभी विधानसभा चुनाव में, यानी वो भी एक दूरी मिट गई बीजेपी और कांग्रेस की। और सबसे अहम बात ये कि शहर की सरकार में सदन का मुखिया कौन होता है? सभापति होता है, जो कांग्रेस के थे, और नेता प्रतिपक्ष कौन? बीजेपी के। तो आपने देखा कि लास्ट चुनाव में क्या हुआ, लास्ट आते आते कि नेता प्रतिपक्ष जो हैं बल्ला सिंह दानेवालिया, वो भी गणेश बंसल के खेमे में चले जाते हैं। तो शहर की सरकार में जो एक दूरी थी सत्ता पक्ष और विपक्ष की, वो दूरी बिल्कुल खत्म हो गई। अब लगता ही नहीं कौन सत्ता में और कौन विपक्ष में है। ये अलग बात है कि कांग्रेस ने गणेश राज बंसल को निष्कासित कर दिया, लेकिन वो अलग मैटर, उससे क्या फ़र्क पड़ेगा, वो तो कांग्रेस से निष्कासित किया है। सभापति तो आज भी हैं, और चुनाव परिणाम के बाद देखते हैं क्या समीकरण बनता है, जो भी स्थिति है। तो कुल मिलाकर तीनों जब स्थिति मजबूत है तीनों उम्मीदवारों की, तो ये कहना या आकलन करना बड़ा मुश्किल होता है। और कोई अगर ये कहता है कि नहीं जी अमुक प्रत्याशी जीत रहा है, तो मुझे लगता है कि वो अतिशयोक्ति कर रहा है, क्योंकि जनता ने अपना फैसला सुनाया है और ये 3 तारीख को ही पता चलेगा कि कौन जीत रहा है। एक को जीतना है और 2 को हारना है, और बाकी सबको हारना है। तो वो कौन विजेता होगा फिलहाल कुछ नहीं कह सकते। हाँ बिल्कुल गोपाल जी, जिस तरह से जो हनुमानगढ़ विधानसभा में या जितने भी वोटर हैं, साइलेंट वोटर बहुत ज़्यादा देखे जा रहे हैं। बिल्कुल वोटर साइलेंट क्यों हैं? क्योंकि कार्यकर्ताओं में हवा तो बहुत देखी जा रही है, लेकिन जो एक्चुअल में जो सही वोटर है वो साइलेंट है। साइलेंट वोटर किससे प्रभावित करेंगे? देखिए, साइलेंट वोटर सबको प्रभावित, चुनाव परिणाम को प्रभावित करता है। आमतौर पर क्या होता है कि जो कार्यकर्ता है, इस चुनाव में भी यही हमने देखा, जो वर्कर है, चले वो भले वो बीजेपी के वर्कर हों, भले वो गणेश राज बंसल के वर्कर हों, बहुत उत्साहित थे। उत्साहित होना भी चाहिए, अति उत्साहित थे। लेकिन जो वोटर है वो बहुत साइलेंट था, वो बोल ही नहीं रहा था। 50 बार पूछिए, हाँ दे देंगे वोट, देना है वोट, देंगे वोट, किसको देना है तो वो तो समय बताएगा। तो जब वोटर इतना साइलेंट है तो कुल मिलाकर ये लग रहा था कि परिणाम जो है ना कुछ अप्रत्याशित होने वाला है। और उसका देखिए,
कांग्रेस प्रत्याशी को हम लोग कह रहे थे कि काफ़ी कमज़ोर स्थिति है, कारण जो पहले हम बात कर चुके हैं, उनकी सारी टीम इधर उधर हो गई। लेकिन जो वोटर था वो हमें लगता है कि इधर उधर बहुत ज़्यादा नहीं हुआ। तो दोनों में अंतर है। जो कार्यकर्ता अगर होता कांग्रेस के साथ, जो उसके सिपह सालार थे वो अगर कांग्रेस प्रत्याशी के साथ होते तो शायद बहुत बेहतर परिणाम की उम्मीद की जा सकती थी, लेकिन ऐसा दिखा नहीं। तो वो खामियाजा कांग्रेस प्रत्याशी को भुगतना पड़ सकता है। लेकिन जो वोटर है, मुझे लगा कि जो आम वोटर है, चाहे ग्रामीण हो शहरी हो, वो कांग्रेस के साथ नज़र आया इस बार। इसीलिए हमें लग रहा है कि जो साइलेंट वोटर बहुत कुछ कर देता है। गोपाल जी, सीधे रूप से अगर ये बात करें तो हनुमानगढ़ विधानसभा में क्या कुछ स्पष्टीकरण नज़र आ रहा है या नहीं आ रहा है? नहीं, जो मैंने पहले कहा कि देखिए तिकोना संघर्ष है, तीनों मजबूत स्थिति में। अब देखिए क्या होता है कि मैं स्पष्ट तौर पे एक बात कहता हूँ कि सबसे पहले निर्दलीय प्रत्याशी गणेश राज बंसल की बात करते हैं। इनकी बहुत अच्छी टीम थी, बहुत मजबूत टीम थी, अति उत्साही टीम थी, समर्पित टीम थी, बहुत अच्छा काम किया। अब होता क्या है कि गणेश राज बंसल के सामने खोने के लिए कुछ भी नहीं है। यहाँ पर जो भी पाएंगे उनका प्लस जाएगा। ठीक है, आज अगर वो बहुत अच्छा वोट हासिल कर लेते हैं, जीत हार ये तो देखो उनके भाग्य की बात है कि 3 तारीख को जब ये ईवीएम मशीन जब परिणाम उगलेगी, उसके बाद हमें पता चलेगा कि विजेता कौन है। लेकिन फिर तो अभी तो हम आकलन कर रहे हैं, इस बात का कयास लगा रहे हैं। तो अगर वो अच्छा वोट हासिल कर लेते हैं तो इस हनुमानगढ़ को क्या होगा कि एक विकल्प तैयार हो जाएगा कांग्रेस बीजेपी के अलावा, यानी कांग्रेस बीजेपी में भी कहते एक विकल्प तैयार होगा कि गणेश राज बंसल का भी नाम आ जाएगा, एक मजबूत कैंडिडेट हो सकते हैं आगे के लिए। अगर वो जीत जाते हैं तो ये अलग बात है कि एक कैंडिडेट अभी हो जाएगा, उनके पास एक अच्छा नेता मिल गया। तो जीत हार अलग चीज़ है, लेकिन एक मजबूत नेता तो मिल ही गया हनुमानगढ़ को, हनुमानगढ़ सीट के लिए। अब देखिए कुल मिलाकर जो कुछ हासिल करेंगे उनका प्लस जाएगा, उनके पास खोने के लिए कुछ भी नहीं है। अब आप अमित साहू की बात कीजिए, बीजेपी के प्रत्याशी हैं, उनका ये पहला चुनाव है, उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण चुनाव है, क्योंकि उनकी एंट्री हुई है, और एंट्री हुई है तब जब बीजेपी ने बहुत मुश्किल से उनको टिकट दिया है। तो उनके लिए परफॉर्मेंस बेहतर करना उनके लिए चुनौती है। तो इसीलिए अगर वो जीत जाते हैं तो उनका एक राजनीतिक जो भविष्य है बहुत ही अच्छा हो सकता है, सुखद भविष्य हो सकता है। अगर वो किसी कारण से रह जाते हैं तो उनके लिए बड़ी कठिन है। तीसरे प्रत्याशी हैं विनोद कुमार कांग्रेस के, ये उनका आखिरी चुनाव था, उन्होंने खुद ही कहा था कि ये मेरा आखिरी चुनाव है। तो अगर वो जीत जाते हैं तो भी ये उनका आखिरी चुनाव है, उसके बाद जो स्थिति अलग बनेगी। अगर वो हार जाते हैं तो एक चैप्टर ही क्लोज हो जाएगा, है ना। हालांकि इसमें परिवार की बात हम नहीं कर रहे हैं, हम तो सिर्फ व्यक्ति विशेष की बात कर रहे हैं, जो चौधरी विनोद कुमार, अमित साहू और गणेश राज बंसल। तो हमें लगता है कि तीनों की स्थिति में फिर लास्ट में जीत किसकी होगी? हनुमानगढ़ की जीत होगी। जो भी प्रत्याशी जीतेंगे वो हनुमानगढ़ के लिए काम करेंगे, लेकिन कौन जीतेगा ये हम कहने की स्थिति में नहीं है, क्योंकि हम लोग तो सिर्फ आकलन कर सकते हैं। जनता का जो फैसला है वो जनता को पता है, हम कैसे बता सकते हैं। मतलब जो नतीजे हैं वो चौंकाने वाले आएंगे, चौंकाने वाले ही होंगे निश्चित रूप से, क्योंकि अभी जो आपने कहा ना साइलेंट वोटर, जब साइलेंट वोटर अपना कर्तव्य दिखाता है तो समीकरण बनाता है और समीकरण बिगाड़ता है। तो किसका समीकरण बनेगा और किसका समीकरण बिगड़ेगा ये मतदाताओं को पता है, ये फिलहाल हम नहीं कह सकते। ये तो 3 तारीख को हम लोग बात कर सकते हैं जब परिणाम आ जाएगा तो। बिल्कुल बिल्कुल, ये तो हनुमानगढ़ विधानसभा की बात थी। अब बात कर लेते हैं हनुमानगढ़ के संगरिया विधानसभा की। वहाँ भी जो है तिकोना मुकाबला देखा जा रहा है। वहाँ पर जो है भाजपा से गुरदीप साहब मीनी हैं, तो कांग्रेस से अभिमन्यु पुनिया और जो निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में गुलाब सिंवर है। सर क्या देखते हैं आप संगरिया विधानसभा को? बिल्कुल, हनुमानगढ़ जैसी स्थिति संगरिया की भी है। संगरिया में भी तीनों ही जो कैंडिडेट, 3 कैंडिडेट की हम बात करते हैं, कैंडिडेट तो बहुत सारे हैं, तो खास तौर पे जो अभी आपने नाम लिया है कांग्रेस, बीजेपी और निर्दलीय प्रत्याशी गुलाब सिंवर की, ये तीनों ही बहुत ही मजबूत कैंडिडेट माने गए इस बार। गुलाब सिंवर का परिणाम पक्ष में जाएगा या नहीं जाएगा ये अलग बात है, लेकिन वो जो भी स्थिति आएगी गणेश बंसल की तरह उनकी स्थिति होगी। उनके पास फिलहाल खोने के लिए कुछ भी नहीं है। पहला चुनाव है उनका विधानसभा का। ठीक है, वो जिला परिषद की डायरेक्टर भी रह चुकी हैं और भाजपा में कई पदों पर रही हैं वो, लेकिन चुनावी दृष्टि से देखें तो पहला चुनाव है और जो कुछ भी हासिल करेंगे उनकी ताकत को में इजाफा करने के लिए है। अभिमन्यु पुनिया का भी ये पहला चुनाव है। उनके पास भी, जैसे मैं कहता हूं कि भाई
भले वो विधानसभा चुनाव पहली बार फाइट कर रहे हैं, लेकिन छात्र संघ चुनाव वो लड़ चुके हैं, जीत चुके हैं। तो लेकिन दोनों में अंतर बहुत ज़्यादा है दोनों चुनाव में। ये जो अपने तीसरे प्रत्याशी जो भारतीय जनता पार्टी गुरदीप शाहपिनी हैं, जो विधायक हैं अभी, उनका ये तीसरा चुनाव है मेरे ख्याल से विधानसभा में। और पहले भी वो जिला परिषद का चुनाव जीतते रहे हैं, उप जिला प्रमुख भी रहे। तो चुनाव लड़ने का उनका पुराना तरीका है, अपना एक अंदाज़ है, उस अंदाज़ में चुनाव मैदान में इस बार भी थे। तो जो तीनों कैंडिडेट हैं बहुत ही मजबूत स्थिति में है। और जो बीजेपी प्रत्याशी हैं गुरदीप शाहपिनी, चूँकि 5 साल वो विधायक रहे तो कहीं न कहीं खामी भी रही होगी, कुछ विरोध भी था तो उसका भी उन्हें सामना करना पड़ा। कई जो ट्रेंड बदला है राजनीति में उसका भी उन्हें खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। लेकिन इसके बावजूद समीकरण क्या होगा ये समझना अभी मुश्किल है। लेकिन 3 तारीख को हमें लगता है कि जो सारे समीकरण बनेंगे, बिगड़ेंगे। लेकिन फिलहाल हम ये नहीं कह सकते, बिल्कुल हनुमानगढ़ जैसी स्थिति है वहाँ भी कि तीनों में से कोई भी बाजी मार सकता है। मतदान प्रतिशत को लेकर संगरिया में क्या देखते हैं? 2013 में क्या थी और अब क्या है? देखिए, संगरिया में भी वही है कि जो हर जगह अपने बात कर रहे हैं कि संगरिया में भी जो मतदान का परसेंटेज है, पोलिंग है, वो कम हुआ है, पोलिंग कम हुई है। अब पिछले चुनाव की बात करें 18 और 23 की बात करते हैं तो 18 में लगभग 87.9% जो है ना वोट पड़े थे उस वक्त, और इस बार 83.53%। यानी कुल मिलाकर यह है कि तकरीबन 3.5-4% जो वोटों में गिरावट आना, यह हमें लगता है कहीं न कहीं बड़े उलटफेर की तरफ इशारा करने वाली बात है। और वही संगरिया है जो 2013 में 87.86 लगभग 88% वोट पड़े थे वहाँ पर। तो ऐसा क्या हो गया कि धीरे धीरे संगरिया के मतदाताओं में उदासीनता आने लगी, हर चुनाव में वोटिंग कम कर रहे हैं वो। और एक दिलचस्प बात यह है कि संगरिया में जहाँ पर गुलाब सिंवर हैं, महिला सशक्तिकरण की बात कर रही हैं, उन्होंने महिलाओं के नाम पर बहुत सारी बातें की। आपको याद होगा जब उनका टिकट काट दिया गया बीजेपी से, तो प्रेस के सामने उन्होंने एक बात कही कि जो ये बीजेपी है महिला विरोधी है, महिलाओं के भविष्य का खिलवाड़ करती है बीजेपी, इस तरह की बात उन्होंने कही थी। कि हनुमानगढ़ जिले में 5 सीटें हैं जहां पर भाजपा ने एक भी महिला को टिकट नहीं दिया। हालांकि कांग्रेस ने भी एक महिला को टिकट नहीं दिया, लेकिन उन्होंने भाजपा की बात कही। और उस संगरिया में महिलाओं का जो परसेंटेज है वो पोलिंग का, वो पुरुषों से ज़्यादा है। ये बड़ा दिलचस्प खेल है वहाँ पर। तो हमें लगता है कि जो महिलाओं ने जो खेल किया है, और वो किसकी तरफ खेल है ये समझ से परे है। लेकिन वहाँ पर एक डॉक्टर परम भी थी वहाँ पर महिला प्रत्याशी, जो काफ़ी मजबूत, लेकिन हालांकि उनको मैदान से ये मुकाबले से बाहर माना जा रहा है, लेकिन एक प्रत्याशी थी, पूर्व विधायक हैं वो। तो कुल मिलाकर महिलाओं का जो ये ध्रुवीकरण क्या है ये समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन अगर महिलाओं ने अपना काम किया है तो कहीं ना कहीं लगता है गुलाब सिंवर के पक्ष में जाता हुआ दिख रहा है। लेकिन वो जीतेंगी या नहीं जीतेंगी ये भविष्य की बात है। लेकिन महिलाओं का ज़्यादा वोट करना हमें फिलहाल लग रहा है कि गुलाब सिंवर के पक्ष में जा रहा है। कहीं ना कहीं जो है संगरिया विधानसभा से भी जो है नतीजे कुछ और नए नतीजे आने वाले उम्मीद कर सकते हैं। देखिए, कुछ भी हो सकता है। मैं बार बार कहता हूँ ना कि राजनीति देखिए संभावनाओं का खेल है। राजनीति को सिर्फ एक दिशा में आप नहीं सोच सकते। क्रिकेट और पॉलिटिक्स दोनों में कब क्या हो जाए कुछ नहीं कह सकते हैं। इसीलिए जो विश्लेषण है करने वाले हैं काफ़ी उनको जो है ना एहतियात बरतनी पड़ती है कि साहब आप क्या बोल रहे हैं। तो वहाँ पर क्योंकि मतदाता है ना साहब, मतदाता क्या कर अपने को थोड़ी पता है, वो तो ईवीएम में कैद कर दिया। अब तो हम लोग सिर्फ लकीर पीट रहे हैं कि हाँ जी ऐसा हो सकता है, वैसे हो सकता है, सच हमें थोड़ी पता है। तो वहाँ कुछ भी हो सकता है, अप्रत्याशित परिणाम आ सकता है हनुमानगढ़ की तरह। बिल्कुल गोपाल जी। अब जो है पीलीभंगा विधानसभा की बात कर लेते हैं। पीलीभंगा विधानसभा में जो है सीधी टक्कर है, क्या कहेंगे पीलीभंगा? बिल्कुल सीधी टक्कर है। वहाँ पर जो धर्मेंद्र मोची हैं, जो विधायक हैं, भाजपा से हैं, दूसरी बार उनको लगातार रिपीट किया है भाजपा ने। और कांग्रेस प्रत्याशी विनोद गोठवाल को लगातार तीसरी बार रिपीट किया गया है। कांग्रेस को शायद ये उम्मीद थी कि क्योंकि पिछला चुनाव जब विनोद गोठवाल हारे थे तो 350 मतों के अंतर से हारे थे, तो कांग्रेस को लगा होगा कि चलो इस बार सहानुभूति में वो निकाल लेंगे, और इस बार लग भी रहा है। लेकिन वहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सभा होती है पीलीभंगा में, और वहाँ पे समीकरण उनके आने से कितना प्रभावित होगा, नरेंद्र मोदी अपने भाषणों से कितना प्रभावित कर पाएंगे जनता को, ये 3 तारीख को उनकी भी एक परीक्षा होने वाली है। तो पीलीभंगा में धर्मेंद्र मोची चलेंगे या नहीं चलेंगे ये तो भविष्य की बात है। लेकिन फिलहाल तो जो पूर्वानुमान है उसमें कहीं न कहीं लग रहा है
कि इस बार विनोद गोठवाल के पक्ष में जाता हुआ दिख रहा है। हालांकि ये पिछली बार भी ऐसा ही अनुमान था, लेकिन 350 अंतर के चुनाव वो हार गए थे। तो चुनाव में हार और जीत अलग चीज़ है, लेकिन फिलहाल अगर बात करें तो मजबूती दिख रही है विनोद गोठवाल की। लेकिन एक बात मैंने अभी कल परसों और कहा था किसी विश्लेषण में कि वहाँ पर एक सुनील क्रांति भी इस बार उम्मीदवार में, RLP गठबंधन के प्रत्याशी हैं, लौंगवाला के सरपंच हैं वो। तो ये कहा जा रहा है कि वो युवा हैं, ऊर्जावान हैं, उन्होंने भी काफ़ी कुछ मेहनत की है, पहला चुनाव था। तो अगर वो वोटों का कुछ ध्रुवीकरण करते हैं, अगर वो ज़्यादा वोट लाते हैं, उम्मीद से ज़्यादा, यानी 10,000 क्रॉस कर जाते हैं या उससे ज़्यादा वोट लाते हैं, तो कहीं न कहीं लगता है कि कांग्रेस प्रत्याशी के लिए नुकसान हो सकता है, नुकसानदेह। लेकिन अगर वो कम वोट लाते हैं तो वो लगता है कि वो उनके लिए फ़ायदेमंद हो सकता है। देखिए, बिल्कुल बिल्कुल सीधा मुकाबला है पीलीभीत विधानसभा से। तो अब बात कर लेते हैं हनुमानगढ़ की नौहर विधानसभा से, जहां वहां भी जो है सीधी टक्कर देखी जा रही है। जी गोपाल, नौहर का चुनाव बहुत दिलचस्प है। देखिए, हरियाणा की सीमा पर नौहर और भादरा है। जब नौहर की बात करते हैं तो नौहर के लोगों ने इस बार रिकॉर्ड मतदान किया। पिछले बार अगर हम बात करें 2018 में तो 81.45% वोट पोलिंग हुई थी वहाँ पर, और इस बार 84.27, यानी 3% से ज़्यादा वोट मिले हैं वहाँ पर इस बार पोलिंग। वो समीकरण क्या कहता है कि देखिए, एक तो सत्ता के खिलाफ माहौल हो सकता है। हालांकि देखा जाए तो अगर जो अभी तक जो सारे समीकरण बता रहे थे कि नौहर में कि जो वहाँ पे निवर्तमान विधायक हैं अमित चाचान, जो कांग्रेस के प्रत्याशी हैं, उनका परफॉर्मेंस बहुत बेहतर माना जा रहा था। पब्लिक में बहुत ज़्यादा नाराज़गी नहीं थी, लेकिन कांग्रेस की जो अंदरूनी कलह है वहाँ पर अभी हमने देखा है, जिस तरह से फीडबैक आया वहाँ पे कि भाजपा बहुत ही एकजुटता के साथ चुनाव मैदान में उतरी। जो पहले यूँ लग रहा था कि भाजपा को ही खतरा है, अंदरूनी खतरा। कैसे? तो काशीराम गोदारा जो पूर्व जिलाध्यक्ष हैं, प्रदेश मंत्री हैं भाजपा के, उन्होंने बिल्कुल ताल ठोकने का ऐलान कर दिया था कि चुनाव हम लड़ेंगे। टिकट जब कट गया तो भी उन्होंने कहा कि हम चुनाव लड़ेंगे। बात ये चली कि ये जजपा का टिकट लेके आएंगे। दूसरे प्रत्याशी जो पूर्व जिलाध्यक्ष बीजेपी के ही हैं, रामकृष्ण भाकर, वो भी चुनाव मैदान में आने को आतुर थे। बिल्कुल ही उनके समर्थक भी कहते चुनाव लड़ना है आपको, तो उनके ऊपर भी प्रेशर था। लेकिन भाजपा हाईकमान ने बड़े तरीके से दोनों को मैनेज कर लिया, दोनों को चुनाव मैदान में आने से रोक दिया, और फिर तीनों ने मिलकर चुनाव लड़ा। और उसका बेनिफिट किसको मिला? भाजपा प्रत्याशी को मिला। दूसरा जो था अपना अमित चाचान थे कांग्रेस से, तो उनके साथ क्या दिक्कत हुई? एक तो कुछ अंदरूनी कलह थी उनकी, उसकी चपेट में वो आ गई। वो आपस में, कांग्रेस कहीं भी आपसी कलह को दूर करने में नाकाम रही, तो उसका खामियाजा उसे भुगतना पड़ेगा। दूसरा जो पायलट समर्थक हैं कांग्रेसी, उनके बारे में जो बात आई है सामने कि वो लोग खुले तौर पर कमल का बटन दबाने के लोगों को प्रेरित कर रहे थे, पायलट के रूप के कांग्रेसी। तो ऐसे में लगता है कि कांग्रेस प्रत्याशी को नुकसान तो उठाना ही पड़ेगा। तीसरी बात ये थी कि कुछ नगर परिषद, नगर पालिका की जो राजनीति है वहाँ पर मोनिका खटोतिया हैं, जो चेयरमैन है वहाँ की, कांग्रेस की हैं वो। लेकिन वहाँ पर राजेंद्र चाचान का जो हस्तक्षेप था, उसकी वजह से कुछ लोग नाराज़ भी थे, शहरी वोटर जो पिछली बार उनके साथ थे। और राजेंद्र चाचान के बारे में कहा जाता है कि वो शहरी राजनीति के माहिर खिलाड़ी हैं, तो निश्चित रूप से वो अपने अनुभव का लाभ देना चाह रहे होंगे। लेकिन लोगों को नागवार गुजरा कि जब आपने चेयरमैन बना दिया तो उसे खुले तौर पर छोड़ दो, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। तो कहीं न कहीं लगता है कि कांग्रेस प्रत्याशियों को ये सारे फैक्टर प्रभावित करेंगे। लेकिन व्यक्तिगत तौर पर अगर हम देखते हैं तो दोनों ही प्रत्याशी बहुत मजबूत प्रत्याशी माने जाते हैं। अभिषेक मटोरिया 2 बार MLA रह चुके हैं, इस बार हार गए थे, और अमित चाचान पहली बार चुनाव लड़े थे, विधायक थे, और दूसरा चुनाव था उनका। और एक तीसरा प्रत्याशी भी है वहाँ पर, माकपा के मंगेश चौधरी, जो जिला परिषद के सदस्य भी रहे और माकपा का एक संघर्षशील नेता है, युवा नेता है। तो लेकिन बहुत ज़्यादा जनाधार नहीं है माकपा का, तो वो अगर ज़्यादा वोट लाते हैं, तो जैसे सुनील क्रांति की बात मैंने की, तो नौहर में सुनील क्रांति जैसी स्थिति उनकी भी है। अगर वो ज़्यादा वोट लाते हैं तो कांग्रेस को नुकसान करते हैं, अगर कम वोट लाते हैं तो बीजेपी को फायदे के लिए है। इससे स्थिति लगता है वहाँ पर बिल्कुल सीधी टक्कर है, और फिलहाल तो यही लग रहा है कि वहाँ अभिषेक मटोरिया काफ़ी मजबूत माने जा रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। नौहर विधानसभा ये जो है, जो भाजपा प्रत्याशी को काफ़ी मजबूत स्थिति में देखी जा रही है। लेकिन अब कर लेते हैं हनुमानगढ़ की सबसे महत्वपूर्ण जो विधानसभा है भादरा, जहां पर विधायक हैं बलवान पूनिया और भाजपा। तो क्या कहेंगे साहब, भादरा में क्या रहेगा? वहाँ भी त्रिकोणीय मुकाबला है?
नहीं, वहाँ तो देखिए सीधा ही मुकाबला है। कांग्रेस तीसरे नंबर पे और मुकाबले से बाहर हम मान रहे हैं उसको। उसके भी कई फैक्टर हैं कि देखिए सबसे पहले तो भादरा में जो परसेंटेज है वोटों का पिछले चुनाव से ज़्यादा है, फिर 2% ज़्यादा वोट पड़े हैं और वो कहीं ना कहीं लगता है बलवान पूनिया के लिए खतरा हो सकता है। हमें ऐसा लग रहा है कि पिछले चुनाव में अगर बात करें तो 80.50% वोट पड़े थे, जो इस बार 82.47 यानी 2% वो जो वोटों का जो इजाफा है वो किधर जाएगा ये कहना बड़ा मुश्किल है। जहाँ तक भाजपा प्रत्याशी संजीव बेनीवाल का सवाल है, संजीव बेनीवाल बहुत ही स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट माने जाते रहे हैं बीजेपी के। पहले भी विधायक रहे, पिछली बार हार गए, लेकिन इस बार जब उनको टिकट मिलता है तब से लेकर आज तक अब तक उनको बहुत ही मजबूत कैंडिडेट माना गया। चाहे उनकी भीड़ के लिहाज से देखें तो बहुत अच्छी भीड़ थी उनके साथ, कार्यकर्ताओं का मनोबल भी काफ़ी हाई लेवल पे था। वहीं पर बलवान पूनिया के साथ एक प्लस पॉइंट तो ये था कि कांग्रेस के आधे से ज़्यादा कांग्रेसी उनके साथ शिफ्ट हो गए थे, क्योंकि कांग्रेस ने टिकट देने में बहुत देर कर दी थी, है ना। तो वो लगता है कि बलवान के लिए एक स्ट्रॉन्ग टीम तैयार हो गई। लेकिन बलवान पूनिया के लिए जो माइनस पॉइंट ये है कि पिछले कार्यकाल में बहुत सारे सवाल उठे उनके व्यक्तिगत कार्यशैली को लेकर, कुछ कामकाज के हिसाब से बहुत सारे सवाल थे, तो उसको लेकर जो उन पे सवाल उठा वो उसका जवाब वो शायद नहीं दे पाए, तो वो खामियाजा कहीं ना कहीं उनको भुगतना पड़ रहा है। लेकिन कुछ भी कहिए, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि कौन जीतेगा कौन हारेगा, बलवान पूनिया कमज़ोर हो गए, ऐसा भी नहीं है। बलवान पूनिया ने जो शक्ति प्रदर्शन किया, जब सीताराम येचुरी की सभा करवाई थी तो उसमें जो भीड़ सामने आई थी, ऐतिहासिक भीड़ थी वो। तो इसीलिए हम ये नहीं कह सकते कि बलवान पूनिया कमज़ोर स्थिति में है, बहुत शानदार टक्कर में है वो। और दोनों जब मुकाबले में हो तो बहुत मामूली अंतर से भी कुछ भी हो सकता है। तो मुझे लगता है कि वहाँ पे कांटे की टक्कर है, लेकिन दोनों स्थिति मजबूत मानी जा रही है, कांग्रेस भाजपा की भी और माकपा की भी। और कांग्रेस प्रत्याशी जो बार बार एक सवाल आता है कि अजीत बेनीवाल वो नुकसान पहुंचाएंगे भाजपा प्रत्याशी को, क्योंकि उनको भतीजा लगता है, भाई भतीजे की बात है, परिवार की बात। तो मुझे नहीं लगता कि देखिए जब राजनीति बड़े लेवल पर होती है तो वहाँ पर, क्योंकि उनके जो पिता हैं अजीत बेनीवाल, कांग्रेस प्रत्याशी के पिता, वो भी चुनाव पहले लड़ चुके हैं लोकदल से, लेकिन वहाँ पर बहुत इनेलो की तरफ से बहुत ज़्यादा अच्छा प्रदर्शन नहीं था उनका। तो मुझे लगता है कि टक्कर तो सीधी ही है, और सीधी में कौन बाजी मारेगा ये कहना मुनासिब नहीं होगा अभी। बिल्कुल बिल्कुल। भादरा विधानसभा से जो है भाजपा को थोड़ा सा मजबूत स्थिति में देखा जा रहा है, लेकिन सीधी टक्कर बताई जा रही है। गोपाल जी, अब बिल्कुल अभी जो है हनुमानगढ़ में जो 5 विधानसभा में जो है चुनाव जो है शांतिपूर्वक संपन्न हो चुका है। जो हनुमानगढ़ में 51 जो उम्मीदवार हैं जो चुनावी मैदान में थे, उनका भाग्य जो है पेटियों में बंद है, और जो 3 दिसंबर को जो है नतीजे आने हैं। हमारे चैनल में आप ज़्यादा से ज़्यादा जुड़े और सबसे तेज़ और सबसे सटीक और सही रिजल्ट जो है हम लगातार लाइव आपको दिखाते रहेंगे। हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कर दें और पेज को फॉलो कर दें, और जो है 5 विधानसभा के जो रिजल्ट है सबसे पहले जो है आपको नज़र आएंगे। धन्यवाद। आप देख रहे हैं हिंदी न्यूज चैनल पब्लिक प्लस राजस्थान। यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और पेज को फॉलो जरूर करें। अपने क्षेत्र की ताज़ा व सटीक खबरों को देखने के लिए हमेशा जुड़े रहे पब्लिक प्लस राजस्थान।